अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तब्रेज़ कासमी और हमारे साथ थे अनीस अहमद साहब। आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी हैं। हिंदुस्तान में सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। दुनिया भर में एहतजाज की लहर तूफान में तब्दील हो चुकी है और इस दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम कर रही है। पाबंदी लगाने की बातचीत हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कंटिन्यू पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ खबरें चल रही है। सच्चाई क्या है कि वाकई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक सिमी से है? सिमी के लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं। क्या एक दहशतगर्द तंजीम है? यूपी में प्रोटेस्ट के दौरान जो तशद्दुद हुआ, सरकारी अमलात को जो नुकसान पहुंचा, क्या उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग मुलविस थे? सच्चाई क्या है? पुलिस कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा क्या है? क्या पीएफआई को बदनाम किया जा रहा है या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से हम बातचीत करेंगे अनीस अहमद साहब से और इन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो हम जानेंगे सच्चाई क्या है। अली साहब बहुत खैर मकदम है मिलत टाइम्स में आपका। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट के दौरान जो तशद्दुद हुआ उसमें पीएफआई के कारकुनान मुलविस थे। क्या ये सच है? देखिए, जो भी इल्ज़ामात लगे हैं ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। यूपी में जो प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट का कॉल यानी प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, पहली बात। दूसरा चीज़, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये पूरा वायलेंस किया है ऐसा कोई प्रूफ भी पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया पॉपुलर फ्रंट के दो लोगों को, उसमें बताकर क्या तो एक मास्टरमाइंड जैसा एक एंगल देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब प्रूफ देने की बात आई पुलिस के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट पॉपुलर फ्रंट ने किया था या फिर इस प्रोटेस्ट के बाद तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ, वो पॉपुलर फ्रंट ने किया। ये इल्जामात है, ये कहीं पर भी टिकने वाले नहीं है, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, तो आखिर किस बुनियाद पर पुलिस आप पर इल्जाम लगा रही है? इससे पहले भी कई जगहों पर आप पर लगाया जाता है, तो क्या पीएफआई से उन लोगों को खतरा है या लगता है कि ये लोग ज्यादा फाल रहते हैं? क्या मामला है? पहला चीज, यूपी का जो मामला है, आप लोग जानते हैं कि यूपी के अंदर जो पुलिस ने तशद्दुद की, जो लोगों पर हमला हुआ, मस्जिदों पर हमला हुआ, दुकानों को तोड़ा गया, दुकानों को सीज किया गया, ऐसे जो पूरे काम किए, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम खराब हो गया। आपने कभी पहले सुना है क्या कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं बदला लूंगा? समझे? नहीं होता। और इस तरीके का जब उन्होंने कहा बदला लूंगा, उसके बाद पुलिस को भी पूरी तरीके से आजादी मिल गई कि चीफ मिनिस्टर ने हमें सपोर्ट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये करने के बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया में इनका नाम खराब हो गया। अब एक स्केपगोट चाहिए था, एक बलि का बकरा चाहिए था, किस तरीके से डाइवर्ट करें, तो पॉपुलर फ्रंट को इसके अंदर लाया गया। अब सवाल यह है क्यों पॉपुलर फ्रंट? क्योंकि पॉपुलर फ्रंट जब से शुरू हुई तब से हम बीजेपी आरएसएस की जो हिंदुत्व और कौमवादी फिस्ताई या फिरका परस्ती जो उनकी एक आइडियोलॉजी है, इसके खिलाफ मुसलसल बात करने वाले, खुलकर बात करते हैं, कभी भी हम शर्माए नहीं इस चीजों पर। और ये लोग हर वक्त हमें रोकने की कोशिश करते थे अलग अलग इल्जामात लगाकर, लेकिन ये देख रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट का ग्रोथ कम नहीं हो रहा है और खासकर पिछले 2 सालों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ग्रोथ यूपी में बढ़ रहा है। लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस में यूपी में बहुत सारे लोग आना शुरू किए हैं। तो पॉपुलर फ्रंट के ग्रोथ को रोकने के लिए भी एक साजिश वहां हुई है। पीएफआई में आपके कितने मेंबरान हैं? देखिए यूपी में अभी हम शुरू हुए हैं, क्योंकि 2 साल से यूपी में हमारा काम शुरू हुआ है। तो यूपी में हमारे ज्यादा से ज्यादा आप बोल सकते हैं 3 से 5 हजार तक की मेंबर रहेंगे, क्योंकि अभी शुरू हुआ है। पुलिस का दावा है कि हमने 25 पीएफआई के मेंबरान को गिरफ्तार किया है जिनका हाथ था प्रोटेस्ट के दौरान तशद्दुद बर्पा करने में। देखिए, यूपी में टोटल लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, डिटेन जो हुए हैं वो 5000 ज्यादा। अब उसमें 25 अगर वो बोल रहे पॉपुलर फ्रंट वाले हैं तो आप परसेंटेज वाइज देख लीजिए बहुत कम है, क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट अलग अलग लोग हुए हैं। तो ये 1000 लोगों में 25 को पकड़कर ये 25 पॉपुलर फ्रंट वाले हैं कहना ये भी गलत है। उतने अरेस्ट भी नहीं हुए पॉपुलर फ्रंट के, पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर जो बात आ रही है कि जो जिनको अरेस्ट किया गया है, हमें 100% पता है जब ये कोर्ट में जाएंगे ये लोग बेल हो जाएंगे, और अभी प्रोसेस चल रहा है और बहुत सारे लोगों का बेल हुआ है, होने वाला है। अभी थोड़े लोग हमारे लीडर्स जिनको अरेस्ट किया गया था वो लोग बेल पे बाहर आ गए और आवाम ने बहुत जबरदस्त उनका, बनारस में आप देखेंगे फूलों का हार डाल के उनका स्वागत किया। यानी इनका जो एक साजिश है, प्रोपेगेंडा चल नहीं रहा है, पब्लिक का एक्सेप्टेंस और बढ़ रहा है हमारी। जब पीएफआई को बदनाम किया पुलिस ने, जैसा कि आप कह रहे हैं, बेकसूर लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो आपके लोग नहीं थे, तो क्या आप इसके मतलब रद्द अमल में या जो गलत हुआ उसके लिए क्या करेंगे? आप लोग पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करेंगे? कुछ आपकी क्या प्रोसेस होगा? देखिए, बहुत जरूरी एक चीज
जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी मिस करती है वो है लीगल एक्शन। अगर आप लीगल में देखेंगे हम बहुत वीक हैं। आप सिखों का आप एग्जांपल ले लीजिए, 84 में दंगे हुए, आज तक कंपेंसेशन दिया जा रहा है क्योंकि लीगल में इतना अच्छा काम किया। लेकिन मुसलमानों का आप ले लीजिए, इतने दंगे हुए, क्या हुआ? कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक लीगल कल्चर को मुसलमानों के अंदर ला रहा है और हमारा पास्ट भी है, हम लोग ऐसे बहुत सारे पुलिस केसेस हमने डाले हैं और पुलिस को कंपनसेशन देना पड़ा है। यूपी में भी इंशाल्लाह हमारी लीगल टीम जो है इस तरीके का एक लीगल एक्शन पुलिस के ऊपर लेगी, ना सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए बल्कि जो मजलूम है, जिन पर जुल्म हुआ है, बेकसूरों को जो अरेस्ट किया गया है, उन लोगों के लिए भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेगी। झारखंड में आप पर पाबंदी लगी थी मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर, फिर आप लोग हाई कोर्ट गए थे, तो क्या मामला है पूरा बता सकते हाँ, देखिए झारखंड में भी यही जो अब यूपी में बात कर रहे हैं वैसा ही बात की है लोग, और वहाँ की शायद जो गवर्नमेंट है उसको उतना एक अकल नहीं था या कुछ इंटेलेक्चुअल कमी थी कि उन्होंने कोर्ट में जाकर एक पेपर सबमिट कर दिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरल में उनके ऊपर ये इल्जाम है, कर्नाटक में इल्जाम है, महाराष्ट्र में इल्जाम है और उनको इसलिए झारखंड में बैन करना है। केरल के चीफ मिनिस्टर बैन की डिमांड नहीं की है, कर्नाटक की चीफ डिमांड नहीं की है, ये यूपी में झारखंड में बैठ के डिमांड कर दिए। जब वो गया सेकेंड डे हमने क्या किया, हमारे पूरे काम को वहाँ पर रोक दिया, हमारे लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया था, उनको भी बेल में हम लोग बाहर निकाल दिए। फिर हाई कोर्ट में हम गए, जब रांची हाई कोर्ट में हम लोग गए ये केस टिका ही नहीं, रांची हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया बीजेपी का केस, हमारे से बैन लिफ्ट कर दिया और एक बहुत बड़ी शर्म की बात होगी बीजेपी के लिए। उसके बाद ऑलमोस्ट एक 6-7 महीने के बाद वापस सेम टू सेम पेपर, कोई नया चीज नहीं, वापस डाला गया और हियरिंग में चल रहा है। हमें पूरा भरोसा है जब वापस हियरिंग होगा तब उसमें भी हम लोग निकल आएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें याद रखना है कि पॉपुलर फ्रंट अकेले बैन नहीं हुआ था, पॉपुलर फ्रंट से पहले 18 संगठन बैन किए हैं लोग झारखंड में, अलग अलग संगठन थे, किसान संगठन, लेबर संगठन, आदिवासी संगठन, ये बाकी 17 संगठन आज भी बैन है। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ही कोर्ट में जाकर जीत कर आया है, तो उनके लिए शर्म की बात थी गवर्नमेंट के लिए, तो अभी भी वापस बैन डाले। ये एक अहम बात है नाज़रीन, जैसा कि अनीस साहब कह रहे हैं कि झारखंड में 17-18 संगठन को बैन किया गया था, PFI को कोर्ट से राहत मिल गई, यानी उनका इल्जाम दुरुस्त साबित नहीं हो सका, बख्तियार के साथ मामला भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है, गौर करने की, जो लोग PFI पर इल्जाम लगाते हैं कि ये बहुत ज्यादा तशद्दुद करते हैं या दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक लोग पहुंच जाते हैं। हालांकि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सच साबित नहीं हो रहे हैं, ना इल्जाम लगाने वाले उसकी तस्दीक कर पा रहे हैं, कोई सबूत पेश कर पा रहे हैं। ये जो सरकार है बहुत सख्त है या मुसलमानों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने या वहाँ के DGP ने जो होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है कि PFI को बैन किया जाए, तो ये कुछ काम नहीं कर पाएगा, इनका इल्जाम बिल्कुल गायब साबित हो जाएगा? जी देखिए, जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे और लीगल ग्राउंड्स पर आप पॉपुलर फ्रंट को बैन नहीं कर सकते। देखिए एक छोटा मिसाल, अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो दंगे हुए, जो प्रोटेस्ट के बाद जो वायलेंस हुआ, उन वायलेंस की वजह से PFI को बैन कर दो। नंबर 1, आपके पास प्रूफ नहीं, हमने किया है। लेकिन अगर ये केस है तो 2008 में यही योगी और उसके हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर में ट्रेन जलाए, गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस पर हमला किया है। तो अगर ये राइट्स की वजह से किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी खराब कर देगा, जैसे बैन किसी को, सबसे पहले योगी और उसके हिंदू युवा वाहिनी को करना है, तो वो चीज अपने पर नहीं लगा रहे। पूरे इंडिया में बजरंग दल और RSS पर कितने केसेस है। हाल ही में पिछले साल शबरीमाला का जब केस हुआ केरला के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ उसके खिलाफ बीजेपी ने और RSS ने कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट किया, वहां पर वायलेंस किया, उन पर होना चाहिए। तो देखिए एक जब वो काम करते हैं और प्रूव होता है उन्होंने किया है, कुछ बातें नहीं होती, और यहाँ पर इल्जाम लगाकर बैन करने की बातें होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप लोग को घबराहट नहीं, आप लोगों को बैन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं? जी देखिए एक चीज जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कभी भी एलिगेशन से डरी नहीं है। अगर डरते हैं तो हम कभी भी सामने नहीं आते, कब का हम तंजीम बंद करके घर में बैठ जाते हैं, हम डरने वाले नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड्स और लीगल ग्राउंड में बैन कर नहीं सकते। अगर फिर भी पॉलिटिकल वेंडेटा यानी दुश्मनी से अगर बैन भी कर देंगे, मुल्क के अंदर जो भी जमहूरी और लीगल रास्ते हैं, रास्तों का हम इस्तेमाल करेंगे। इल्जाम तो ऐसे पहले भी आप पर लगे थे, या डॉक्टर हादिया के जब केस आप देख रहे थे मुंशी शफी को लेकर,
अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो प्रोटेस्ट के दौरान तशद्दुद हुआ, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि पुलिस कई जगहों पर पत्थर फेंक रही है, फायरिंग पुलिस ने की है और अब यूपी पुलिस ने इतराफ़ भी कर लिया है कि हमने फायरिंग की है, हमसे गलतियां हुई है। जो मुर्दा लोग थे 6 साल को उनको भी नोटिस भेज दिया गया था। आपकी एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने कोई रिपोर्ट तैयार की है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कि वहाँ रियल में क्या हुआ था? जी हमारा वो काम जारी रहेगा क्योंकि अभी एक्सेस नहीं है। पुलिस जो वहाँ पर अभी जो काम कर रहे हैं, जो हमें रिपोर्ट मिला है हमारे मेंबरों के जरिए, जो विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, वो लोगों को पुलिस का बहुत प्रेशर है कि आप किसी से बात मत कीजिए और उन लोगों तक पहुंचने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। देखो पहले तो जुल्म हुआ, अब जिन पर जुल्म हुआ उसको बात करने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाएंगे और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हम लोग करेंगे और मीडिया के सामने प्रेजेंट भी जो विक्टिम्स है उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है जी। किन जगहों में सब, जैसे कुछ लोग जा रहे हैं मुलाकात जी करते जी हैं। देखिए स्पेशली अगर आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर में अभी अभी थोड़ा ओपन हुआ है, आप जा सकते हैं। लेकिन दूसरे जो जगह है जैसे बनारस है, जैसे कानपुर है, लखनऊ का जो अतराफ का एरिया है, उन अतराफ में अभी भी पुलिस का बहुत प्रेशर है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन देखो कब तक रोक सकेंगे, कब तक रोक सकेंगे। बहुत जल्दी बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग जाएंगे, पॉपुलर फ्रंट भी फैक्ट फाइंडिंग टीम में रहेगा और हम लोग नए नए फैक्ट्स जो हैं उसको लेके आकर हम लोग मीडिया के सामने रखेंगे। अच्छा कर्नाटक में भी आप पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का भी बहुत सख्त स्टेटमेंट आया, तो वहाँ क्या मामला है कर्नाटक में? देखिए येडियुरप्पा का प्रॉब्लम क्या है, अभी नहीं, पहली बार जब येडियुरप्पा बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी 2008-9 में, वो टाइम से वो लोग बोल रहे हैं बैन करेंगे करेंगे, कुछ हुआ नहीं। अभी भी क्या हुआ, मंगलूर का केस लीजिए, मंगलूर का बहुत लोगों को पता नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मंगलूर में क्या हुआ, एक प्रोटेस्ट वहाँ एक दूसरी मुस्लिम संगठन है, एक धार्मिक संगठन, उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन फाइनल प्रोटेस्ट के एक दिन पहले पुलिस ने उस प्रोटेस्ट का परमिशन कैंसिल किया। तो इस संगठन ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था कि प्रोग्राम कैंसिल है, लेकिन वो मैसेज पब्लिक तक नहीं पहुंचा। इस वजह से क्या हुआ, प्रोटेस्ट के दिन बहुत सारे लोग वहां पर आ गए और कोई इन्हें लीड करने के लिए नहीं था। समझे आप लोग, अभी एक संगठन जो अनाउंस करती है होनी चाहिए, वो लोग भी नहीं थे, उसको लीड करने वाले कोई। तो नौजवान बुजुर्ग जो प्रोटेस्ट में थे, वो लोग प्रोटेस्ट करते करते एक एरिया है जिसको स्टेट बैंक कहते हैं, जहाँ कमिश्नर का ऑफिस है, वहां पर आकर लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किए। वीडियो एविडेंस है, पीसफुल था, कुछ भी दंगा नहीं था, वीडियो एविडेंस है उसका, स्टार्ट ऑफ द वायलेंस का भी वीडियो एविडेंस है। वहां पर आने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की इनके ऊपर, ये लोग जमीन पर बैठ गए थे, इनको उठाने के लिए लाठीचार्ज जो किए, लाठीचार्ज करके जो भगाने की बात की, वहां वायलेंस शुरू हुआ। समझे, वहां लोग नाराज होकर फिर ये पथराव पूरे शुरू हो गए। उसके बाद पुलिस जो थी, जो मीडिया वाले कहते हैं, सुबह से ये जहन बना के बैठी थी पुलिस वाले, कुछ भी ज्यादा कम हो हम लोग गोली मार देंगे, और वैसा ही हुआ। एक वीडियो आप कन्नड़ में है, पुलिस वाला कहता है क्या भाई इतने गोली मैंने मारा, कोई मरा नहीं था अभी तक। पुलिस वाला ऐसे वीडियो, पुलिस वाला रिकॉर्ड है, बोल रहा है कि इतने गोली मार रहे हैं, कोई मर नहीं रहा है ना। वो वीडियो भी आ गया है बाहर, उसमें 2 लोग जो प्रोटेस्ट में नहीं थे, बेकसूर लोग ये हो गए, शहीद हो गए, मौत हो गई उनकी। और पुलिस कह रही है कि ये लोग स्टेशन पर चलाने के लिए आए थे। उस स्टेशन के बाद 360 डिग्री का एक कैमरा है, 360 डिग्री का कैमरा है, उसके फुटेज आज तक पुलिस ने रिलीज नहीं किए। अगर पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए लोग आए तो सबसे पहले उस कैमरा पे आना चाहिए था, क्यों वो रिलीज नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी चीज, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसमें सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, लेड बाय PUCL एजेंसी HRO, इन्होंने जाकर वहां पर रिसर्च करके कल नहीं परसों एक रिपोर्ट भी मीडिया के साथ दी है। उन्होंने उसमें पूरे तरीके से कहा है कि पुलिस एक्सेस की तरफ से ही हुआ। शाहिद साहब, CA, NRC, NPR एक खतरा है, प्रोटेस्ट मुल्क भर में चल रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके खिलाफ किस तरह की तहरीक चलाएगी या किस तरह की तहरीक चला रही है, क्या हिकमत अमली है, मनसूबा है इस लड़ाई का? आप जैसे आप जानते होंगे कि ये NRC के बारे में, NRC को बॉयकॉट करना है, इसका एक बड़ा एक ऐलान सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ने ही किया था। हाँ, मैंने नाज़रीन यहाँ का बता दिया, अनीस साहब बहुत अच्छी तकरीर भी करते हैं, और यहाँ दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वहाँ PFI का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें अनीस साहब की एक शानदार तकरीर हुई थी। उसमें उन्होंने तकरीबन 3-4 मिनट NRC के बारे में भी कहा था, और वो तकरीर काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिन्होंने बायकॉट करने की अपील की थी। और इनके अल्फाज थे कि आसाम में NRC हुई है, वहाँ
सारे कागजात मौजूद थे, इसके बावजूद लोगों का नाम नहीं आया। और सच भी है, बाप का नाम है, बेटे का नाम नहीं है। कहीं आसाम में बेटे का नाम है, बाप का नाम नहीं है। सदर जमहूरिया के घर वालों का नाम नहीं है। सनाउल्लाह जिन्होंने फौज में खिदमत अंजाम दी 30 साल तक, उनका नाम नहीं आ सका। जी जी। तो अब आगे बोलिए। मैंने तो ये जो एनआरसी एनपीआर और सीए जो है ना, इसे एक साथ हमें देखना है। सीए का जो मुद्दा है, हम नहीं कहते कि उसको एक इस्लामिक रूप दो। सीए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि मुल्क जब बना धर्म के आधार पर नहीं बना। मुल्क जब बना शरीयत जो दी गई धर्म के बुनियाद पर नहीं दी गई। पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि धर्म के बुनियाद पर शरीयत डिफाइन की जा रही है। इजराइल में जैसा होता है उस तरीके का बनाया जा रहा है। और एनआरसी का बात हमने तो थोड़ी किया। ये लोग कह रहे हैं कि चंद लोगों को डरा रहा है एनआरसी। एनआरसी के बारे में सबसे पहले बात किसने किया? अपोजिशन ने नहीं किया, अमित शाह ने किया। क्रोनोलॉजी अमित शाह ने समझाया, उन्होंने डराया। उसके बाद अब ये प्रोटेस्ट देखकर बैकफुट में आ गए हैं, इसलिए हम एनपीआर को लेके आ रहे हैं। एनपीआर कुछ नहीं है, एनआरसी का एक बैक रूट है। उसका क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, आपके वालिद कहाँ पैदा हुए, आपकी अम्मी कहाँ पैदा हुए, वो क्यों चाहिए एनपीआर में? एनआरसी के लिए ही चाहिए। तो हम लोग फैसला ले रहे हैं कि एनपीआर को भी बॉयकॉट करना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अभी सोच रही है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लीगल स्टैंड क्या है एनपीआर के बारे में? क्योंकि 2003 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें एनपीआर और एनआरसी दोनों की बात की गई है। तो कानूनी तौर पर तो ऐसा लगता है सही है, मतलब किस तरह पे इसका वायदा? जी देखिए, एनपीआर का जो 2010 में पहला एनपीआर हुआ था, 2015 में उसको डिजिटाइज किया गया। वो एनपीआर और ये एनपीआर में फर्क है। वो जो एनपीआर में था, आप 6 महीने कहाँ थे, पिछले 6 महीने से आप कहाँ से उसका डेटा, पर आपके घर में आएंगे और आपसे पूछा जाएगा घर में कौन कौन है? हाँ, इतने लोग हैं बस। पॉपुलेशन रजिस्टर, सिटीजन रजिस्टर नहीं था। आप शहरी हो या तो उसका फैसला नहीं ले रहे थे। इंडिया का पॉपुलेशन क्या है भाई, कहाँ पर रह रहे हो, डेटा लिया गया। इस बार का जो एनपीआर आने वाला है, उस एनपीआर में आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरे आईडी कार्ड्स और साथ ही साथ जो है आपसे आपके माँ बाप कहाँ पैदा हो पूछेंगे, एक चीज। उसके बाद आप एक लोकल लेवल में एक लोकल एनपीआर, माँ बाप के पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, जी, ये सब देना पड़ेगा, समझे। और उसके बाद एक एलपीआर बना जाएगा, लोकल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर से पहले ये आएगा। उसको जब पब्लिश किया जाएगा, कोई भी आप पर ऑब्जेक्शन डाल सकता है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी आपसे दुश्मनी रखता है, वो सोचेगा भाई इसको तकलीफ देना है, वो आप पर ऑब्जेक्शन डालेगा। मुझे डाउट है इधर वाला नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है प्रूव करना कि भाई यही वाला हो। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट डीपीआर बनने वाला है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन। उसमें भी कोई भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है। फाइनली एनपीआर होने वाला है, वहां पर भी आप पर ऑब्जेक्शन बढ़ सकते हैं। तो ये अगर आप एनआरसी आसाम के साथ लिंक करेंगे, वहां सेम हुआ। कहीं बेटा वो आदमी किसी पर भी एक ऑब्जेक्शन डाल दी, हैरासमेंट है। तो जो प्रैक्टिस है एनपीआर की, वो सही नहीं है। जी नहीं है, सही नहीं है। अगर वो 2010 में जिस तरह हुआ था, अगर उसी तरह या उसी कॉलम को भी रखा जाए तो कोई ऑब्जेक्शन? देखिए, ऑलरेडी ये हुआ है, समझे, ऑलरेडी हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या है, लोगों को गवर्नमेंट के इंटेंशन पर भरोसा नहीं है। अब तो लोगों का जहन ऐसा बन गया, हमारा भी जहन ऐसा बन गया है कि ये गवर्नमेंट एनपीआर जैसा कुछ भी लाए, भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, होम मिनिस्टर कह रहा है एनआरसी लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है चर्चा ही नहीं हो, तो भाई किस पर भरोसा करें? कंफ्यूजन तो है, कहीं कुछ और बोलते हैं। इसलिए बात क्लियर है। जहाँ तक हमारे तंजीम की बात करेंगे और जो हम लोग पब्लिक से मिल रहे हैं, ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट एनआरसी एनपीआर जैसा कुछ भी कानून लेके आए और कहते हैं कि गरम तवे पर रुककर भी बोले कि भाई ये इसमें कुछ भी साजिश नहीं है, फिर भी लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि इनकी नीयत पर लोगों को डाउट है। तो कब तक लड़ाई जारी रहेगी? सरकार तो कह रही है कि हम कुछ भी, ये लोग प्रोटेस्ट कर ले, जितना भी हंगामा कर ले, हम एक कदम सीए पर पीछे नहीं हटेंगे। एनआरसी पे उन्होंने अपना कदम पीछे हटा रखा है, एनपीआर ला रहे हैं। देखिए, देश में सबसे बड़ी चीज पब्लिक है, समझे। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े कानून लेके आए, जब आवाम ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। यही एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आवाम की बात को माने। लेकिन देखिए, आज ये गवर्नमेंट जो है इतनी बैकफुट पे जा चुकी है। गवर्नमेंट को एक कैंपेन चलाना पड़ रहा है कि सीए के सपोर्ट में। आपने कभी हिस्ट्री में सुना है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट में एक कैंपेन चलाया? और उसमें भी आप देखिए, एक नंबर को लॉन्च किया गया कि इस नंबर को मिस कॉल करेंगे तो आप सपोर्टेड। कोई कॉल नहीं कर रहा है। उसके बाद बीजेपी के आईटी सेल लड़कियों का फेक आईडी बनाकर, मैं अकेली हूँ, मुझे कॉल करो, मैं ये है, मतलब ये सब क्यों कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेटेड है भाई। पब्लिक को सीए नहीं चाहिए, इनके भक्तों को नहीं चाहिए, इनके सपोर्टरों को नहीं चाहिए। फेल हो गया है, ये समझना है ये। लेकिन जिद
गवर्नमेंट में रहने वालों को जिद नहीं करना चाहिए, उनको लोगों की इज्जत करनी चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट नहीं करती है तो पब्लिक जो है अपनी डेमोक्रेटिक जो मीन्स के थ्रू प्रोटेस्ट करेगी। और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे जोर जबरदस्ती मत कीजिए, डायलॉग कीजिए, आइए बात कीजिए, उनकी राय क्या है लीजिए। अब बाहर, देश के बाहर जो लोग हैं उनके लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे? गवर्नमेंट के हिसाब से 8,000 या 13,000 लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। ये 13,000 लोगों के लिए आप मुल्क में आपने 27 लोगों की जान ले ली, समझे? अपने देश के लोगों को नाराज करके दूसरे देश में रहने वालों को शहरियत देना इतना जरूरी है क्या? एक गवर्नमेंट सोचता है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और खासतौर पर अली साहब से बातचीत हुई और उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे इल्जामात को मुस्तरद किया, कंडम किया और कहा सरकार डराना चाहती है, हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पहले भी PFI पर इससे ज़्यादा बड़े और संगीन इल्जामात लगे हैं, लेकिन हमारी तहरीक, हमारी कोशिश जारी रही है, आइंदा भी जारी रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या सरकार वाकई मुसलमानों की और जो सेकुलर आवाम है उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है? कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।